और अब यूपी की ललकार में बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण मुद्दे की। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा दावा किया है। कहा है कि यूपी बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी देता है। आज यूपी में दंगे नहीं होते और ना ही कर्फ्यू लगाने की नौबत आती है। किसी भी उद्यमी को अब कोई भी माफिया फोन करके धमकी नहीं दे सकता है। पहले जो माफिया उत्तर प्रदेश की पहचान के लिए संकट थे, अब उनके लिए स्वयं संकट बनता जा रहा है। आपको बताएं कि माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसके बाद से विपक्षी दलों ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर आक्रामकता के साथ सवाल उठाए थे। हालांकि मामले में त्वरित एक्शन लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने हत्याकांड की जांच के लिए स्पेशल टीम बना दी। लखनऊ में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने मामले का जिक्र करते हुए बिना अपना दावा भी दोहराया है और इसी के साथ साथ यूपी में कानून व्यवस्था पहले से काफी बेहतर है। तो क्या यह माना जाए कि यूपी में माफियागिरी अब पुराने जमाने की बात हो गई है? 2017 के पहले दो बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से ही लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं संकट बनता जा रहा है। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं होने पाएगी। कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता, कोई नहीं डरा धमका सकता। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है। उत्तर प्रदेश क्या भारतीय जनता पार्टी कानून का राज है? क्या ये संविधान को न मानने वाले लोग जो आज कानून की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है कि नहीं है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी कानून के ऊपर जब बात करते हैं, दंगे की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर पिछले 3 दिनों से लगातार जो है इंटरनेट बंद किया गया है। क्या ये सवाल नहीं उठता है? और कर्फ्यू की बात, पूरी दुकानें बंद हैं, 3-3, 4-4 दिन पूरा शहर बंद है। तो सवाल यह है कि आज हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या भारतीय तो चलिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। अब्बास हैदर हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। आलोक द्विवेदी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ संजय चौधरी भी प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ेंगे। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। अब्बास जी, इस डिबेट की शुरुआत मैं आपसे ही कर रही हूं क्योंकि अब योगी सरकार की ओर से एक लिस्ट जारी की गई है, 61 माफियाओं की लिस्ट जारी की गई है और उसमें उन माफियाओं का नाम भी शामिल है जिसमें लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जाता रहा है कि इन माफियाओं का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं होता। तो अब इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस समय योगी आदित्यनाथ जी बड़े बड़े दावे कर रहे थे। उस समय इलाहाबाद में अतीक अहमद के वकील के यहाँ बम फेंका जा रहा था। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की। और एक और महत्वपूर्ण बात योगी जी ने इस भाषण में कही कि अब व्यापारियों को, लोगों को धमकी के जेल से फोन नहीं जाते। तो शायद योगी को जानकारी नहीं है कि अतीक अहमद का व्हाट्सएप चैट रिलीज हुआ है आज सुबह ही, जिसमें वो जेल से 7 जनवरी 2023 को, आज से 2 महीने पहले, लखनऊ के कुछ व्यापारियों को धमकी दे रहे थे। इस तरह से देखिए, झूठ बोलना और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाना उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार के अलावा कभी कोई कर नहीं पाया। और उसके बाद कहना कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की दुरुस्त है, मुझे लगता है इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। योगी जी ने एक और बात कही कि उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। मैं एनसीआरबी के आंकड़े की तरफ जो है आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें वर्ष 2018-19 यानी कि 2 वर्षों में ही 14,622 दंगे उत्तर प्रदेश में हुई। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है जो राज्य सरकार केंद्र को डेटा देती है उसके आधार पर।
उत्तर प्रदेश में चाहे बुलंदशहर की घटना रही हो, जहां सुबोध सिंह की हत्या हुई, चाहे बिकरू कांड रहा हो, चाहे कानपुर में रहा हो, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब जगह जगह कर्फ्यू लगा, जगह जगह घटनाएं हुई, उन्माद फैले, दंगे हुए। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो प्रदेश के सबसे बड़े पद पे बैठे हैं, यूं खुलेआम झूठ बोलते हैं। और जब ये समय है कि जो अपनी अगर कोई गलती हुई है तो उसको स्वीकारा जाए, उसको सुधारा जाए, उस समय वो ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक है। मुझे लगता है इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। देखिए, मैं आपको अगर अपराध की बात करें तो उत्तर प्रदेश हर प्रकार के अपराध के चरम पर है देश में, हर प्रकार के अपराध में, चाहे वो महिलाओं के प्रति अपराध हो, चाहे हत्याएं हो, चाहे वो किडनैपिंग हो, साइबर क्राइम हो, हर तरह के अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1। और अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी का बाकायदा संरक्षण प्राप्त है। कुलदीप सेंगर को 15 महीने लग जाते हैं इन्हें पार्टी से निकालने में, 28 मुकदमे कुलदीप सेंगर के ऊपर। और ऐसे बहुत लंबी लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी। जो आज लिस्ट इन्होंने जारी की वो तो अधूरी है। हमारे बहुत सारे नाम है जो हमने दिए हैं, जो कहीं ना कहीं सत्ता द्वारा रोपित लोग हैं, तो उनको क्यों संरक्षण दिया जा रहा है, उनकी लिस्ट क्यों नहीं जारी की जा रही? सर, समाज के लिए, समाज के हित के लिए क्यों ना आप सभी पार्टियां मिलजुल करके पहले ही आप लिस्ट बना करके बीजेपी को भेज देते? जो नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, कम से कम वो लिस्ट के वो नाम आप बीजेपी को भेज देते। देखिए, ये तो सबको पता है। हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिस्ट जारी करी ही है, और उसके नाम भी अभी भी छोड़ दिए, क्योंकि पता नहीं क्या रिश्ता है उन लोगों से इनका, जिनके नाम ये नहीं जारी करना चाहते। चलिए, ठीक है, ठीक है। संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार मैं उनका भी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू जान लूं। संजय चौधरी जी, क्योंकि जो लिस्ट जारी हुई है उसमें अभी भी वो नाम मिसिंग है, और वो नाम क्यों मिसिंग है इसकी वजह जनता भी जानना चाहती है, विपक्ष भी जानना चाहता है कि आखिरकार क्या वजह है कि कुछ माफियाओं को छोड़ दिया जा रहा है। सिलेक्टिव माफियाओं का नाम क्यों है इस लिस्ट में? देखिए, सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं, आज की एक घटना का जिक्र कर रहे हैं कि प्रयागराज में वकील के ऊपर हमला किया। मैं समझता हूं और मैं इनको दिखाना भी चाहूंगा कि ये जो कमिश्नरेट प्रयाग है उसका एक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट ये बात को बता रहा है कि वकील के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। जो झूठ बोलने की बात कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि कमिश्नरेट प्रयागराज के इस ट्वीट को देखें, और देखने के बाद उनको समझ में आ जाएगा कि ओबीसी की भाषा बोलने से परहेज करना चाहिए। ये बिल्कुल वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को गड़बड़ करते हैं और ऐसे अफवाह चैनल पर बैठकर लगाते हैं। और मुझे लगता है कि जो चैनल पर बैठने के पहले शांति व्यवस्था के लिए और गलत बयानबाजी के लिए इनको निश्चित रूप से शर्मसार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस समय समय पर अपराधियों की लिस्ट जारी करती है, इसके पहले भी जारी होती रही है और अभी भी जारी हुई है। जो भी अपराधी अपराध में संलिप्त होगा उसका नाम सूची में होगा, इसमें कोई परहेज नहीं है। निश्चित रूप से ये जो बात करते हैं कि अपराध बढ़ गए हैं, अपराधी बढ़ गए हैं, मुझको लगता है कि जमीन की जो वास्तविकता है इनका सरोकार नहीं है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर संगठित अपराध कम हुए हैं, और इस प्रकार से रंगदारी मांगना, लोगों का अपहरण कर लेना, सरेआम उठा ले जाना, ये जो संगठित अपराध है उत्तर प्रदेश में कम हुआ है। जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके ऊपर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ठीक है, अब्बास हैदर जी भी कुछ दिखा रहे हैं। अब्बास, ये टुडे की खबर है, अमर उजाला की खबर है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। इसके आधार पे मैं बात कह रहा हूँ, अफवाह नहीं उड़ाता हूं मैं। आप देख लीजिए बम से, अब आप इसको भी झुटला दें, आपका प्रशासन जो मतलब आप ये भी झुटला सकते हैं कि अतीक अहमद भी जिंदा है, शायद आप ये भी दावा करते हैं कि उनके ऊपर भी हमला नहीं हुआ, तो ये तो बिल्कुल आप इससे सफेद हो नहीं सकता। जब आपने कहा वकील के ऊपर हमला हुआ है, कौन सा वकील के ऊपर हमला हुआ है? वकील के ऊपर हमले को बताइए ना आप संजय भाई। वकील के ऊपर खबर है संजय जी वो आज की खबर का रेफरेंस दे रहे हैं जो कि वकील के घर के बाहर हमला हुआ है, जो कि दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी गुंडों की ओर से। मैं आज ही की घटना का दे रहा हूं, वो वकील के घर पर हमला नहीं है, वकील के पास मोहल्ले में आपसी संघर्ष की बात है।
ये बम से हमला हुआ है, बम वकील के घर के पास बम से हमला हुआ, ये वकील पे हुआ नहीं हुआ, ये तो चलिए विषय खैर, बात- ये खबर अभी बहुत ज्यादा ताजी है और इसमें अगर जांच होगी तो ही अंदर तक पता चल पाएगा कि क्या ये आपसी संघर्ष का मामला था या फिर दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन संजय चौधरी जी, ये सवाल तो खड़ा होता है कि एनसीआरबी के आंकड़े जो कहते हैं वो चौंकाने वाले हैं। आप मंच दर मंच जाकर के बेशक कहें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा सुधरी है, लेकिन आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते हैं ना। अपराध जो हो रहे हैं वो लगातार, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, वो लगातार थानों में दर्ज होते जा रहे हैं। नहीं, ऐसे अपराध के बढ़ने की इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। निश्चित रूप से एक तर्क दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुठभेड़ में जिस प्रकार की हत्याएं हुई हैं, तो उसका एक प्रोसेस है। जब भी कोई इस प्रकार का एनकाउंटर होता है तो मानवाधिकार आयोग उस चीज को लेकर नोटिस करता है, नोटिस पर जांच होती है, मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होती है। तो केवल अगर कोई नोटिस है तो उसे अपराध और उसमें सिद्धता नहीं कही जा सकती। यही लोग कहते थे कि हाथरस के अंदर एक बेटी का बलात्कार हुआ, जबकि कोर्ट ने उसे बलात्कार नहीं स्वीकारा। ये गलत तथ्य के आधार पर उत्तर प्रदेश की छवि को बदनाम करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हाथरस के कांड के अंदर उस बेटी के साथ बलात्कार की बात को जोर शोर से कहने वाले, अब जब कोर्ट का डिसीजन आ गया है तो उसके बारे में इनकी क्या राय है? उस समय गलत तथ्य के आधार पर इन्होंने जो बात कही थी। ठीक है, हमारे साथ बहुत देर से आलोक द्विवेदी जी, आप दोनों को ही सुन रहे हैं, आप दोनों के पॉइंट को सुन रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो कंक्लूडिंग पॉइंट इस पूरी चर्चा में कि आलोक द्विवेदी जी, आपको क्या लगता है कि परिस्थितियां बदली हैं क्या? ये लिस्ट जारी कर देना, समाजवादी पार्टी पहले कहती है कि लिस्ट जारी नहीं की जा रही है माफियाओं की, अब जब लिस्ट जारी कर दी है तो फिर उसमें भी नुक्ताचीनी की, कुछ माफियाओं को छोड़ दिया गया है, बख्श दिया गया है। तो ये जो तमाम आरोप है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी इसमें प्रमुख विपक्षी दल है और आरोप लगाना उनका काम है, लेकिन हाँ, आरोप ऐसे हो जिसमें कुछ सच्चाई हो। मुझे नहीं पता समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा उसमें कितनी सच्चाई नहीं, वो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन मैं चीज कहूंगा, वो ऐसी भूमिका निर्वहन करें जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका होती है। अगर गलत है तो सरकार पे आप टांग खींचिए, वो आपका कर्तव्य है, क्योंकि सरकार को आईना दिखाना भी विपक्ष का काम होता है। लेकिन अगर सरकार सही कार्रवाई कर रही है तो उसकी भी आप तारीफ करिए, खुले मन से करिए, उससे जो जनता है वो भी आपको सीरियसली लेगी। अगर हर चीज में आप सिर्फ कहेंगे खराब हुआ तो जनता आपको सीरियसली नहीं लेगी। जो अच्छा उसको बोले अच्छा, जो बुरा उसको लिए बोले बुरा। आपका काम सरकार को आईना दिखाना है, आप सरकार को आईना दिखाइए। रही बात जो कानून व्यवस्था की, जिसमें देखिए कोई दो राय नहीं है। भाजपा के समय जो सरकार की जो कानून व्यवस्था है वो समाजवादी पार्टी से कई गुना बेहतर है। अगर आप 55 साल से 12 शासन था, उससे अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो हो सकता लगे कि आपको थोड़ा सा बेटर है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुकाबले भाजपा सरकार कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसको आप आम जनता से कहीं पर भी आप पूछ सकते हैं आप। ठीक है, परिस्थितियां काफी बदली हैं और इसी के साथ साथ आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर काफी ज्यादा मेंटेन हुए। संजय जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, जो माफियाओं की लिस्ट जारी हुई है और इससे पहले भी, क्योंकि मैं पूरे आंकड़े चेक कर रही थी, इससे पहले भी लिस्ट कई बार जारी हो रही है, लेकिन इस लिस्ट जारी करने का फायदा क्या हो रहा है? कि लिस्ट जारी करने का फायदा यही हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो माफियाओं ने जनता को अपने भय और आतंक के आधार पर उनसे अपनी जो गाढ़ी कमाई बनाई थी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर इस गाढ़ी कमाई को बनाकर अपना आर्थिक साम्राज्य बनाया था, उस आर्थिक साम्राज्य की कमर तोड़ने के लिए जरूरी था कि इनके आर्थिक रिसोर्सेज को भी संतुष्ट नहीं है। विपक्ष तो कह रहा है कि बहुत से माफियाओं को आपने पता नहीं किस वजह से छोड़ दिया। देखिए, विपक्ष का काम तो केवल यही है ना कि वो हमारे विरोध में तर्क देंगे। क्या किसी उत्तर प्रदेश के एक भी अच्छे काम को, उत्तर प्रदेश में बढ़े हुए निवेश को, उत्तर प्रदेश पिछले 5 साल में जिसका बजट साइज 2 गुना हो गया, उत्तर प्रदेश जहां पर केवल 2 एक्सप्रेस हाईवे रहते थे, आज 5 एक्सप्रेस हाईवे हैं। उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट्स का एक डेस्टिनेशन बन रहा है। तो उस बेहतरी के आधार महज 10 सेकंड में आप अपनी बात रखिए, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। अब्बास जी, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो लिस्ट है माफियाओं की, मैं उनको अभी पढ़ रहा था। हाँ। और बहुत सारे इनके साथी
बहुत सारे ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रहे, उनको आखिर इस लिस्ट से क्यों छोड़ा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जो हमने लिस्ट जारी करी थी उसमें इसमें कितना फर्क है, क्यों इसमें नाम नहीं शामिल हो। अभी हाथरस की बात हो रही थी, तो हाथरस में अभियोजन पक्ष का काम है कोर्ट के सामने सबूत रखना। कोर्ट तो एविडेंस चलिए ठीक है, ये लिस्ट हमारे पास भी है, ये लिस्ट हमारे पास भी, और मैं इस लिस्ट को देख पा रही हूँ। मेरे पास वक्त की कमी है, अन्यथा मैं इस चर्चा को आगे लेकर के चलती। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष इसी का नाम है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, विपक्ष इसी का नाम है कि वो कभी संतुष्ट ना हो, और ये बहुत जरूरी भी है। अगर विपक्ष संतुष्ट हो गया तो फिर प्रदेश की प्रगति नहीं हो सकती है, और इसलिए इस लिस्ट में नुक्ताचीनी निकाली जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के ऐसे बहुत से नाम हैं जो कि इसमें नहीं है, जिन्होंने बड़े अपराध किए हैं, उन्हें भी माफियाओं की लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। तो क्या इस लिस्ट में कोई बदलाव होता है आगे आने वाले भविष्य में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ललकार में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।